आज एक नए सब्जेक्ट को भी यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो हमारे लिए खासकर जिन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, हमें उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं भारतीय संविधान से, तो कुछ तो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे जो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सपोज डैट आपसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेता है कि बताइए भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन देता है। जैसे मैं बात करूं, पहला ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949 और डी 26 जनवरी 1950। अब ये आपके सामने 4 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के उन्होंने ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, अब आपको चूज़ करना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है निर्माण। निर्माण का मतलब है कि बनकर कब तैयार हुआ। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। गलती नहीं करनी है, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 नहीं लगाना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। क्या हुआ था, लागू हुआ था। ध्यान रखना है, आपसे बोलेगा कि भाई निर्माण कब हुआ या बनकर कब तैयार हुआ। या एक ऑप्शन और भी मिल सकता है कि संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो कितने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं, हालांकि अब नहीं पूछा जाता है इस तरीके का, लेकिन हम लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, जिससे चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आप लोगों का सेंट्रल लेवल का हो, वहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है आपकी शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का मतलब होता है अनुसूचियाँ। टॉपिक है हमारा अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियाँ। थोड़ा सा इसके बारे में हम इतिहास जानते हैं। देखो, आप जानते हैं, अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि अनुसूचियाँ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद का विस्तारित रूप अनुसूचियाँ कहलाती हैं। अनुसूचियाँ कहलाती हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट के थ्रू आ सकता है कि भाई बताओ अनुसूचियाँ किसे कहते हैं। तो वो कहेगा भाग का विस्तारित रूप या अनुच्छेद का विस्तारित रूप। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं।
तो ध्यान रखना, जो आपका आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद का विस्तारित रूप अनुसूचियाँ कहलाती हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो लागू कब हुआ था? हम जानते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। ध्यान रखना है, 8 अनुसूचियाँ थीं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसकी डेट है 26 जनवरी 1950, तब उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ध्यान रखना है, 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए, पहले जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थीं, लेकिन आज ये अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। ठीक है, तो इन 12 अनुसूचियों से 100% कोई भी एग्ज़ाम पेपर हो, एक क्वेश्चन आना होता है, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा हो। तो हम इन्हीं को 12 अनुसूचियों को विस्तारित रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक एक अनुसूची को डिस्क्राइब करके पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए अनुसूची नंबर 1, शेड्यूल 1, अनुसूची फर्स्ट। देखिए, अभी मैं आप लोगों को इसे विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूंगा, जिसमें आपको 3 लाइनों में ही ये अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। लेकिन अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ तो ध्यान रखना है, वो यहाँ से कुछ अंदर के क्वेश्चन बना लेता है। जैसे PCS प्री में और IAS प्री में यहाँ से अंदर से क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अनुसूची नंबर फर्स्ट। तो देखिए, पहली अनुसूची में लिखा गया है, किसके बारे में लिखा है? तो ध्यान रखना, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। भाई ध्यान रखना है अच्छे से कि पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। स्टेट्स जिसे कहते हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इनके बारे में वर्णन किया गया है, किसमें? अनुसूची नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब आप कहेंगे कि इसे समझाइए कैसे, तो ध्यान से सुनो। देखिए, अगर हम बात करें कि आपको पता है कि हमारे संविधान में पहला ही आर्टिकल ये कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी राज्य भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी राज्य, तो जितना भी आपका स्टेट में सीमा में परिवर्तन हो गया, या उसके नाम में परिवर्तन हो गया, या उस स्टेट के क्षेत्रफल को बढ़ाना है, या संघ में किसी चीज़ को जोड़ना है, तो जितने भी इस तरीके की चीज़ों में परिवर्तन या कोई भी सुझाव होते हैं, तो वो सब के सब अनुसूची नंबर फर्स्ट राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में आते हैं। क्लियर है ना? पहली अनुसूची बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से संबंधित है पहली अनुसूची। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुसूची नंबर सेकंड।
शेड्यूल सेकंड, अनुसूची नंबर 2। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर यहाँ से। देखिए, अनुसूची नंबर 2 में पेंशन, भत्ता, वेतन से संबंधित है। ध्यान रखना भाई कि जो अनुसूची नंबर 2 है, सेकंड है, शेड्यूल सेकंड, पेंशन, भत्ता, वेतन से संबंधित है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ बैठे कि भाई ये बताइए, प्रधानमंत्री को जो पेंशन मिलता है, वेतन मिलता है या भत्ता मिलता है, वो कौन से अनुसूची में आएगा? तो आप बोलेंगे अनुसूची नंबर 2। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। देखिए, लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा के एमपी, मैं ऑल एमपी लिख दे रहा हूँ, ऑल एमपी। ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ एमएलए, एमएलसी, कैग। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग हो गया। या फिर आप लोगों के एचसी का मतलब क्या है? हाई कोर्ट। या एससी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन। तो देखिए, लोकसभा या राज्यसभा के एमपी हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, एमएलसी हो सकते हैं, कैग हो सकता है इसमें आप लोगों का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, ठीक है। इन सब को जो आपका पेंशन है, भत्ता है या फिर वेतन है, वो आपका अनुसूची नंबर 2 में इसका वर्णन किया गया है। तो आप कहोगे यहाँ पर सर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है? बिल्कुल है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको। क्वेश्चन था, राष्ट्रपति की शपथ भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुसूची में वर्णित है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। नॉट का मतलब है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली 90% लोग इसका आंसर क्या देने वाले हैं? तीसरी अनुसूची। लेकिन ध्यान रखना, यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। आंसर होगा नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति की शपथ है वो आप लोगों का 3rd अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है। तो आप कहेंगे 3rd अनुसूची के अंतर्गत क्यों नहीं आती है? आपने तो कहा है कि शपथ से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 3rd। लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 60, हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, अनुच्छेद जो 60 होता है उसमें शपथ के बारे में लिखा गया है, और वो भी शपथ किसकी है भाई? राष्ट्रपति की। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, इसलिए इसको अनुसूची नंबर 3rd में नहीं रखा गया है। बिल्कुल बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर इसलिए इसको तीसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है। क्लियर है? एक बार आप दोबारा से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन था, राष्ट्रपति की शपथ भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुसूची में वर्णित है? तो ध्यान रखना, तीसरी अनुसूची आंसर नहीं लगाना है, और इसमें लगाना है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें है आर्टिकल नंबर 60 जिसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। तो आप कहेंगे सर क्या और भी ऐसा कुछ कोई पर्सन है जो अनुसूची नंबर 3rd में नहीं आता हो शपथ के थ्रू? बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन अच्छा है, मैं बता रहा हूँ इसके लिए। यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे नोट पॉइंट, नोट पॉइंट।
और नोट पॉइंट में आप लोग याद रखना, पहले नंबर पे मैंने लिखा राष्ट्रपति और ब्रैकेट में मैं आर्टिकल भी लिख रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, आर्टिकल 60, अभी समझाऊंगा क्यों लिख रहा हूँ ये। दूसरा है उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 69। तीसरा है आप लोगों का राज्यपाल, गवर्नर, आर्टिकल नंबर 159। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 159 में राज्यपाल के शपथ की बात की गई है। इसलिए आप लोगों को याद रखना है, इन्हें अनुसूची में नहीं रखा जाता है। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में नहीं रखा जाता है। अब बात एकदम क्लियर होगी कि भाई थर्ड अनुसूची में ये 3 महानुभाव, 3 पर्सन ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। और एग्जामिनर अगर अच्छा हुआ तो क्वेश्चन यहीं से बनाएगा और कहेगा अनुसूची नंबर 3 में शपथ के अनुसार कौन उसके अकॉर्डिंग इनमें से शपथ नहीं ग्रहण करता है। ऑप्शन में यहाँ से दे देगा कैग, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का स्पीकर, और एक चुपके से छोटा सा आंसर डाल देगा राज्यपाल। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों इस अनुसूची नंबर 3 मतलब शेड्यूल 3 के अंतर्गत शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। समझ आ चुका होगा यहाँ तक? अनुसूची नंबर 3 तक बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। पहली अनुसूची की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग कि भैया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में से संबंधित है। सेकंड अनुसूची किससे संबंधित है? पैसा मतलब वेतन, भत्ता, और क्या है आप लोगों का पेंशन। और अनुसूची नंबर 3 किससे संबंधित है? अभी मैंने आप लोगों के लिए कराई है, अनुसूची नंबर 3 है शपथ से। अब हम अगला इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4। तो ध्यान रखना, अनुसूची 4 में है राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का मतलब आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह अलग अलग राज्यसभा की सीटें होती हैं हर स्टेट में। तो जो स्टेट में सीटें बांटी गई ना राज्यसभा की, तो वो कौन सी अनुसूची में रखी गई हैं? अनुसूची नंबर 4। तो एक क्वेश्चन तो सीधा पूछेगा कि भाई बताइए राज्यसभा सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में वर्णित है? तो आप बोलेंगे अनुसूची नंबर 4 में। बट मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ कि आपसे एक आध क्वेश्चन और भी अच्छा बना लेगा यहाँ पर, कि आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, तो ये हैं किसमें? यूपी। और कितनी है ये? 31, 31 सीटें हैं किसमें? आप लोग ध्यान रखना, राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं और इनकी संख्या कितनी है? 31 है। एक चीज़ और मैं आप लोगों के संज्ञान में बता दूं कि आपसे लोकसभा के बारे में पूछे, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें या विधान परिषद की सीटें, चारों में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है और आपको यदि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया है तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश ही लगाना है, क्योंकि चारों में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं चारों चीज़ों में वो किसकी हैं? हमारे उत्तर प्रदेश की हैं। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस में हो गई आपकी? उत्तर प्रदेश में 31। फिर कहोगे और कुछ पूछ सकता है? एग्जामिनर अब थोड़ा स्मार्ट हो गया है तो वो हो सकता है यूपी वाला ऑप्शन काट दे और पूछेगा। तो ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर है एमएच। एमएच का मतलब क्या है? महाराष्ट्र।
MH का मतलब क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या है 19। ऐसे ही हो सकता है एग्जामिनर 19 ना दे, 19 ना दे तो बोलेगा तीसरे नंबर पर कौन है इसमें? तमिलनाडु। TN का मतलब है भाई तमिलनाडु। कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं। और एक और बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, बिहार और ममता बनर्जी वाला कौन? वेस्ट बंगाल। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16 हैं, 16 हैं। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कहोगे और भी तो स्टेट रह गए, उनमें भी तो सीटें बता दीजिए, बट मैं अभी यहाँ पर हमारा मोटो राज्यसभा की सीटों से नहीं है, बस इतना याद रखना है अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन है, सबसे ज़्यादा इसमें है। जब हम लोग राज्यसभा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं उसमें एक एक सीट को क्लेरिफाई करूँगा कि किस जगह कितनी सीटें हैं और कैसे बनती है राज्यसभा और क्या कैसा है, मतलब वो आप लोगों का टेम्पररी है या परमानेंट है, इसके बारे में भी हम वहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 ये हो गई अनुसूची 4। अब आगे आ जाइए अनुसूची नंबर 5 लगाइए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनाता है एग्जामिनर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अनुसूची नंबर 5 में है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण। प्रशासन व नियंत्रण, ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई बताइए अनुसूची 5 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कुछ लोग कुछ जनसंख्या में, थोड़ी जनसंख्या में जंगल में निवास करते हैं या ट्राइब्स जो जनजातियाँ होती हैं टुकड़ों में निवास करती हैं, तो उन्हें अनुसूचित क्षेत्र बना दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट फंसेगा कौन सा वाला? ये तो मैं यहाँ 4 नाम लिख रहा हूँ, इनको याद रखना। असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा को छोड़कर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन अनुसूचित क्षेत्र 5 के अंतर्गत अनुसूची 5 में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ध्यान रखना, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों को अनुसूचित क्षेत्र में नहीं डाला गया है। इसके अंतर्गत इसका प्रशासनिक और नियंत्रण नहीं किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। निम्न में से कौन अनुसूचित 5 के अंतर्गत नहीं आता है? एक ऑप्शन दे देगा और 3 आप लोगों के कौन कौन से डाल देगा? मिजोरम मणिपुर फेंक देगा उधर, और कौन फेंक देगा? वेस्ट बंगाल दे देगा, बिहार दे देगा। लेकिन ध्यान रखना है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आप कहोगे कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता है? बिल्कुल बनता है। देखो अनुसूची नंबर 6 अब बनेगा यहाँ से आगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। अभी समझाऊंगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट समझ आएगा अभी। देखो अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6 शेड्यूल नंबर 6, अनुसूची 6 कहता है, ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ जनजाति, ध्यान रखना है, जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण,
अब प्रशासन का मतलब है यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराना और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है इधर उधर की तो उसको नियंत्रित करना। तो आपसे सीधा क्वेश्चन है मेरा कि आप बताइए अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूची नंबर 5। ऐसे पूछेगा जनजातियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची नंबर 6। आप बोलोगे स्पेशल क्यों है, तो ध्यान रखना ये जो जनजाति का प्रशासन है ना वो 4 के लिए बनाया गया है। कौन कौन, जो वहाँ हमने छोड़ दी थी, असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा का प्रशासन व नियंत्रण। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन के लिए यही क्वेश्चन वहाँ फंसाता है, यही क्वेश्चन वहाँ फंसा देता है एग्जामिनर। इस क्वेश्चन से आप लोगों से वहाँ फंसवा देगा। क्यों? अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, यहाँ पर नियंत्रण किया गया है, बट किनको छोड़ा, 4 को, असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा को। लेकिन ध्यान रखना अनुसूची नंबर क्षेत्र में जो जनजाति है ना वो यहीं की जनजाति है, ट्राइब्स कहते हैं इंग्लिश में। तो असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा का प्रशासन व नियंत्रण जो जनजाति है वो कौन सी अनुसूची में रखी गई है, अनुसूची नंबर 6। एक बार फिर से सुनिए, दोबारा सुनो। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। छोटे छोटे जो टुकड़ों में रहते हैं, जंगल में निवास करते हैं, ऐसे एरिया को अनुसूचित क्षेत्र कह देते हैं और रहने वाले लोगों को जनजाति बोल देते हैं या जाति कह देते हैं। बट आप लोग याद रखना असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो बोले कहीं तो सम्मिलित करेंगे ना, तो बोले ठीक है, अगली अनुसूची अलग से स्पेशल बना दी ट्राइब्स, जनजातियों के लिए कि भैया असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का प्रशासन नियंत्रण स्पेशल होगा। कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 6। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, बोले ये कौन डिसाइड करेगा कि ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या ये जनजाति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन क्या था, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कराऊंगा, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन है कौन यह निर्णय करेगा कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या कोई जनजाति है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना भाई। क्या रहा है, ये कौन निर्णय लेगा कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है ये या फिर ये क्या है, ट्राइब्स हैं, ये जनजातियां हैं। और ऑप्शन है इस पर जो कानून बनाए। निर्णय का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन इस पर क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। तो ऑप्शन मिलेगा संसद मतलब पार्लियामेंट, ये निर्णय करेगी कि भैया जनजाति है। बी, दूसरा है राष्ट्रपति, और सी प्रधानमंत्री, और डी सुप्रीम कोर्ट। मतलब उच्चतम न्यायालय। और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इस बात को ध्यान में रखना। कौन ये निर्णय लेगा या कानून बनाएगा कि भैया ये अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है, ये जनजातियां हैं या नहीं हैं। तो ध्यान रखना मोस्टली प्रेफरेंस यहाँ संसद में या सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा देते हैं, बट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, कौन करेगा ये निर्णय, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति।
ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। वो ये डिसाइड करेंगे कि ये आप लोगों का अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है, यहाँ जनजातियाँ हैं या फिर नहीं है। अब मुझे लगता है अनुसूची नंबर 6 तक आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से पार्ट्स किस में आते हैं। आप कहेंगे इतना पढ़ना है? अरे भाई पढ़ना तो याद रखना है, पढ़ना नहीं है कि इतना आप लोगों को एक बार बस केवल माइंड में सेट करना है। अब जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, रिपीट करते हैं एक बार। अनुसूची नंबर 1 तो आपका आंसर आएगा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा अनुसूची नंबर 2 तो आप कहेंगे वेतन भत्ता व पेंशन, इतना ही बोलना है बस। अनुसूची नंबर 3 तो आप लोग बोलेंगे शपथ। अनुसूची नंबर 4 तो आप लोग बोलेंगे राज्यसभा सीटों का आवंटन। अनुसूची नंबर 5 अनुसूचित क्षेत्र, लेकिन 4 को छोड़ देना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बोले उनका क्या करें? उनको जनजाति में फेंक दो अनुसूची नंबर 6 में। तो अनुसूची नंबर 6 जनजाति का प्रशासन नियंत्रण, वो भी कौन कौन सी हैं इसमें? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अनुसूची नंबर 6 तक सबको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा है कि मैं इनको ट्रिक से 3 लाइनों में याद करा दूँगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। बट याद कीजिए एग्जामिनर अब थोड़ा सा स्मार्ट हो चुका है, वो दूसरे नज़रिए से भी क्वेश्चन को सोच सकता है। जैसे हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए। हमने पढ़ा है तो भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि ऊपर ऊपर का पढ़ लिया केवल। एग्जामिनर अब कहीं से भी पूछ ले, पढ़ा है टॉपिक तो कहीं से भी आ जाए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो आज के लिए हम 6 अनुसूचियाँ मैंने कराई हैं, हम यहीं तक इन 6 अनुसूचियों को रखेंगे। अगली क्लास में मैं आगे की 6 अनुसूचियाँ कराने से पहले ये 6 अनुसूचियों को एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा, फिर से एक बार आप लोगों के संज्ञान में ले आऊँगा और उसके आगे की 6 अनुसूचियाँ पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे आपको पूरा मुफ्त में निःशुल्क पूरा जीएस पढ़ाया जाएगा, तो आप इसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।